अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज में निम्रा अहमद का लिखा हुआ खूबसूरत लेटेस्ट नॉवल माला। आज इस नॉवल की लेटेस्ट एपिसोड पेश की जा रही है। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। गाइस, आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे दिए गए बेल के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। चलें स्टार्ट करते हैं निम्रा अहमद का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल माला। लाहौर, हिस्सा अव्वल, किस्त नंबर 4। लोग समझते हैं कि तुम बीमार नहीं हो, यहाँ तक कि वो बीमारी को तुम्हारे चेहरे पे देख ना ले, एक ऐसे नक्शे की मानिंद जो दर्द की हर मंजिल तक जाता हो। मेरा बीमार दिल एक कैद खाना है। क्या तुमने कोशिश की? जैसे सवालों का। क्या तुमने कोशिश की खुराक बेहतर करने की, उदास ना रहने की, बीमार ना पड़ने की? हाँ, मैंने की है कोशिश, मगर मैं अब भी बीमार हूँ, क्योंकि कभी कभी असेब अनदेखे होते हैं और शयातीन अंदर से हमला आवर होते हैं, सिर्फ इसलिए कि तुम नहीं देख सकते। मेरे शयातीन के पंजे और दांत, तुम नहीं जान सकते कि वो मुझे अंदर से काट के लहू लहान कर रहे हैं। दर्द महसूस करने के लिए उसका दिखाई देना जरूरी नहीं होता। कोशिश करने से बीमारियां नहीं चली जाती, शफा के मोजज़े ऐसे ही अमल में नहीं आ जाते। एमराय दी फर्स्ट स्टेप। तारीख थी 4 अप्रैल, शहर था इस्लामाबाद का, और ये इन चारों की होटल स्वीट में मुलाकात से एक रात पहले का वक्त था। जैसे दुनिया की हर कामयाबी और नाकामी एक आइडिया से शुरू होती है, वैसे ही इस फरेब के खेल का आगाज भी एक आइडिया से हुआ था, और ये आइडिया अब्दुल मालिक फरीद ने पेश किया था। बॉडीगार्ड? माहिर ने लाइटर जेब से निकालते हुए चौंक के उसे देखा। होटल स्वीट में रात की मुनासबत से जर्द बत्तियां जली थी। मालिक एक सोफे पे टांग जमाए बैठा था। जेल से जमे सफेद बाल, बेशिकन गिरे सूट। मालिक दिन खत्म होने के बावजूद सुबह की तरह फ्रेश और तैयार लग रहा था। हाँ, बॉडीगार्ड? उसे बॉडीगार्ड की जरूरत है, और तुम्हें मालूमात, बॉडीगार्ड अपने मालिक के सबसे करीब होता है, सिर्फ वही उसके दुश्मन को तलाश कर सकता है। इंटरेस्टिंग। माहिर लाइटर लिए खिड़की के करीब आया। उसकी सफेद शर्ट के कफ बंद थे, अलबत्ता टाई ढीली थी। कोट एक तरफ स्टैंड पे लटका था। खिड़की के करीब कंसोल टेबल पे ग्लास जार्स में 2 मोमबत्तियां रखी थी। उसने लाइटर जलाया और शोला एक मोमबत्ती को दिखाया। वो जल उठी। रात की मसनूई रोशनियों में एक का इजाफा हुआ। जिस लड़की को तुम 3 माह से तलाश कर रहे थे, मैंने उसे 2 दिन में ढूंढ लिया है माहिर। मालिक उसे स्पॉट लहजे में बोला और घुटने पे रखे टैब की स्क्रीन रोशन की। उसका पूरा नाम कशमाला मुबीन है। उसकी माँ का नाम पूरे जहां है, पूरे जहां की बेटी कशमाला। उसने बुरबुराते हुए दूसरी मोमबत्ती रोशन की। वो मालिक की तरफ पुश्त किए खड़ा था। वो एक रेस्तोरां मैनेजर है। रेस्तोरां उसके क्लास फेलो का है, जिसे उसने उसके साथ बनाया है। वो यहाँ अकेली रहती है, किसी रिश्तेदार के घर, और उसने तौक़ुफ़ किया। उसने अपनी दोस्त को कॉल करके कहा है कि उसे एक बॉडीगार्ड की जरूरत है। वो हर चंद हफ्ते बाद एक नया गार्ड रखती है, क्योंकि पुराना गार्ड जॉब छोड़ जाता है। माहिर ने लाइटर बुझाया और मालिक की तरफ मुड़ा तो उसकी आंखों में नागवारी थी। यानी तुमने उसकी कॉल्स रिकॉर्ड की हैं? क्या अब हम ऐसे काम करेंगे मालिक? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत सी जगहों से निकाल के लाया हूँ माहिर। इस जनून से भी निकाल लूंगा। मालिक ने टैब की स्क्रीन पे चेहरा झुकाया और बात जारी रखी। उसकी एक बहन भी है, कनाडा में रहती है। पढ़ाई के बाद उसने जॉब नहीं की। प्रेग्नेंट हाउस वाइफ टैब। वो अहम नहीं है, अहम ये लड़की है जिसकी तस्वीर इस एल्बम में है। मोमबत्तियां शोलों की हिद्दत से पिघलती जा रही थी। उनकी मोम से लिवंट और मोतिये की खुशबू उठ रही थी। माहिर
तुम्हें यकीन है ये लड़की? मालिक ने मेज पे रखे एल्बम की तरफ इशारा किया। वाकई कुछ जानती है, मुझे यकीन है। वो कंसोल टेबल से टेक लगाए, सीने पे बाजू बांधे खड़ा था। उसका चेहरा संजीदा और लहजा अटल था। पूरे जहां की बेटी कशमाला, वो जानती है। ये सब करने की बजाय आवाज पे इन दोनों ने चेहरा मोड़ के सामने देखा, जहां एक काउच पे बियरबिल टांगे लंबी किए, मोबाइल हाथों में लिए बैठा था। जस्ट आस्क हर नाइसली, उसने मुस्कुरा के सादगी से हल बता दिया। तुम यहाँ क्यों हो? अब के माहिर बोला तो आवाज में नागवारी थी, क्योंकि मैं तुम दोनों को इस गलत काम से बाज रखना चाहता हूँ। वो ऐनक लगाए मोबाइल पे साथ साथ कुछ टाइप कर रहा था। उसकी जिंदगी में किसी को दाखिल करने की बजाय उससे डायरेक्ट पूछ लो, बात खत्म। मालिक ने बस अफसोस से उसे देखा और माहिर उसके चेहरे पे साया सा गुजरा। वो मेरा यकीन नहीं करेगी भी, वो धीरे से बोला और खिड़की की तरफ मुड़ गया। नजरें बाहर फैली शहर की रोशनियों पे जमी थी। माहिर फरीद का कोई यकीन नहीं करता। माहिर दुरुस्त कह रहा है, मैंने उसकी कॉल्स सुनी है बियर, वो ऐसी बातों पे यकीन नहीं रखती। बिलफर्स माहिर ये एल्बम लेकर उस लड़की के पास जाए तो वो क्या करेगी? मालिक समझाने से ज्यादा टोकने के अंदाज में कह रहा था। वो माहिर फरीद को गूगल करेगी। गूगल कभी कुछ नहीं बोलता और गूगल पे लिखा है कि माहिर फरीद एक साइकोपिथ है। तुम दोनों ही साइकोपिथ हो। बियरबिल बुड़बुड़ाते हुए टाइप कर रहा था। एक साइकोपिथ आपकी तस्वीर वाली एल्बम लेकर आपके पास आए और पूछे कि आपका दुश्मन कौन है या आप? उसकी आवाज धीमी हुई। कुछ जानती हैं? किसी के बारे में? मालिक ने थूक निकला। माहिर ने आंखें बंद कर ली। एकदम कमरे में कुर्ब सा फैल गया। बियरबिल की टाइप करती उंगलियां थम गई। तो क्या वो एतबार करेगी या वो माहिर फरीद को एक ताकुबकार समझ के खुद से दूर रहने को कहेगी? अजनबियों का कोई कुछ नहीं बताता। स्वीट में सन्नाटा छा गया। मोमबत्तियों से उठती खुशबू ने सारे को मुअत्तर कर दिया था। बियरबिल ने गहरी सांस खींच के ये खुशबू अंदर उतारी और फिर अपने ख्यालात बाहर निकाले। तुम लोग इस फरेब को जस्टिफाई नहीं कर सकते। ये गलत है और ये हर लेवल पे गलत है। मेरा मकसद उसको नुकसान पहुंचाना नहीं है बियर, वो बाहर देखते हुए मध्यम आवाज में कह रहा था। बॉडीगार्ड उसकी हिफाजत करेगा ताकि उसके साथ वो ना हो जो एल्बम में मौजूद दूसरी लड़कियों के साथ हुआ है। वो खुद भी अपने दुश्मन को नहीं जानती। बॉडीगार्ड उसका दुश्मन ढूंढेगा और फिर उसकी जिंदगी से चला जाएगा। उसे कभी मालूम नहीं होगा कि हमारा उसमें कोई हाथ है। फिर भी ये गलत है, बियर पॉल ने एहतजाज किया। माहिर ने बाहर फैली रात में झिलमिलाती रोशनियों को देखा। मुझे एक चांस लेना है, फिर चाहे मुझे सारी उम्र इस गिल्ड के साथ क्यों ना रहना पड़े। मैं तुम्हें एक नसीहत करूं माहिर। बियर पॉल ने मोबाइल जेब में डाला और पैर जमीन पे उतारे। जब हम किसी को धोखा देते हैं तो हम उसे डैमेज यानी मसक कर देते हैं अगले मिलने वाले शख्स के लिए। कभी ना कभी उस लड़की को मालूम हो जाएगा कि उसके साथ धोखा किया गया है और वो सारी उम्र अपने मसक होने को माहिर फरीद के नाम के साथ जोड़े रखेगी। माहिर ने पलट के उसे देखा और जख्मी सा मुस्कुराया। देखो मुझे कौन नसीहत कर रहा है, वो आदमी जो केक बनाता है। बियर बॉल का फरीद का चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ। माहिर वे केक्स खानदानों को जोड़ते हैं, उनके गिर्द सारी फैमिली इकट्ठी होती है। बर्थडे हो, शादी हो या जनाजा, जनाजों पे केक नहीं होते बियर बॉल। 5-10 साल में होंगे। दुनिया बदल रही, सब कुछ नॉर्मलाइज हो रहा है। वो पैर पटक के बाहर निकल गया। माहिर जानता था कि उसे बाहर निकालने का यही तरीका था। अलबत्ता उसकी बातों ने मालिक पे असर किया था। उसने टैब की स्क्रीन बिछा दी और संजीदगी से खिड़की में खड़े माहिर को देखा। शायद बियर दुरुस्त कह रहा है। तुम्हें इंतकाम की इस जुनून से निकल जाना चाहिए। तुम सारी उम्र इस गिल्ड के साथ नहीं रह सकोगे कि तुमने किसी लड़की का दिल दुखाया है। लड़कियों के दिल जुड़ जाते हैं, इसकी फिक्र मत करो। तुम बताओ तुम्हें बदले में मुझसे क्या चाहिए? बिला आखिर वो मालिक की तरफ घूमा और उसके चेहरे पे तंजिया मुस्कुराहट थी। मुझे? हाँ तुम्हें, क्योंकि तुम्हारा हर काम में एक छुपा हुआ एजेंडा जरूर होता है।
सोफे पे बैठा मालिक बिला आखिर मुस्कुराया। मैं एक बिजनेसमैन हूँ माहिर, मैं अपने फायदे के बगैर कोई काम नहीं करता, और मेरे बगैर तुम उस लड़की की जिंदगी में किसी गार्ड को दाखिल नहीं कर सकते। माहिर फरीद की मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। वो बस संजीदगी से मालिक को देख रहा था। तुम जो कहोगे वैसा ही होगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ एक डील करनी होगी माहिर। मालिक अपनी जगह से उठा और कदम कदम चलता माहिर के सामने आ खड़ा हुआ। इन दोनों के कद एक बराबर थे और चेहरे के नक्शे भी मिलते थे। अलबत्ता मालिक के चेहरे पे नरमी थी और माहिर के चेहरे पे शक और बेएतबारी। यानी तुम्हें मेरा यकीन नहीं है? तुम सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए मेरी मदद कर रहे हो? हाँ माहिर, मुझे तुम्हारा यकीन नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी मदद करूंगा। उसने माहिर के कंधे पे हाथ रखा, जिसे माहिर ने कंधा पीछे करके झटक दिया। मालिक के चेहरे पे एक जख्मी सा तासुर उभरा, लेकिन वो उसे दबा गया। हम ये सब 2 माह तक करेंगे, अगर उसके बाद भी हमें कुछ ना मिला तो? उसने वक्फा दिया। तुम लोग घर वापस आ जाओगे। माहिर की आंखों में शक के साथ साथ तकलीफ भी उभरी। अगर ये खेल नाकाम हो गया तो तुम अपनी कंपनी बंद करके होल्डिंग में वापस आ जाओगे और अपनी सीट संभाल लोगे। अगर मैं ऐसा ना करूं, ठीक है, फिर जाओ और जैसा कि बेयर ने कहा उससे बात करो। लेकिन एक हकीकत हम दोनों जानते हैं कि माहिर फरीद पे कोई यकीन नहीं किया करता। माहिर कुछ नहीं कह सका, बस लब भींचे उसे देखे गया। फिर उसने सर को इस बात में जुम्बश दी। अगर मुझे कुछ ना मिला तो मैं वापस आ जाऊंगा। मालिक मुस्कुरा दिया। फिर उसने टैप रोशन किया। अब के वो बोला तो आवाज स्पॉट थी। चंद लोग हैं जिनको हम खरीद के ये काम करवा सकते हैं। सफूरा का शोहर एक प्राइवेट गार्ड्स की एजेंसी के साथ काम करता है, यानी किसी को गार्ड या फ्लैपनो मेड वगैरह चाहिए हो तो वो मुहैया करवा देती है। हम इस एजेंसी के मैनेजर को भी खरीद सकते हैं या किसी गार्ड को भी। एक नौजवान है सुफियान, माली कसम पुरसी का शिकार है। अच्छा ऑप्शन है। वो रुका और अगला नाम पड़ा। एक सफूरा का कजन है, कैफ जमाल। एक उसके शोहर का भाई है, खालिद वजीर। कैफ जमाल? वो एकदम बोला, मैं इसको हायर करूंगा। मालिक ने चौंक के सर उठाया, मगर उसकी प्रोफाइल में कुछ भी मुतासर कुन नहीं है। टिपिकल लूजर, बेरोजगार। मैं कदर पे यकीन रखता हूँ, कदर को कोई नहीं टाल सकता। उसको कॉल करो। और हाँ, वो पहली दफा हल्का सा मुस्कुराया, और उससे कहना तुम मेरे मैनेजर हो। मालिक के कान सुर्ख हुए। मैं तुम्हारा मैनेजर नहीं हूँ माहिर बे। क्यों? अगर मैं होल्डिंग में वापस आया तो हर कोई अपनी असल पोजीशन पे आ जाएगा। मैं सीईओ हूँगा और तुम मेरे मातहत। ये वो जगह हैं जो मेरे बाप ने तय की थी। वो जेबों में हाथ डाले खड़ा तंजिया मुस्कुराहट से मालिक को देख रहा था। मालिक ने जैसे बहुत जब्त के साथ गहरी सांस भरी। ठीक है, जो तुम कहो। मैं सुबह उस लड़के को कॉल करूंगा, लेकिन हम किसी और को भी हायर कर सकते हैं। हम इसी को हायर करेंगे। लेकिन मालिक को वो नौजवान पसंद नहीं आया था। अगली सुबह जब वो माहिर से डील तय कर रहा था, मालिक सोफे पे बैठा बेजारी से पहलू बदल रहा था। कुछ नाकाबिले एतबार सा था कैफ जमाल के बारे में। वो उन्हें धोखा देगा, मालिक को यकीन था। जब माहिर ने कैफ जमाल के तमाम सवालात का जवाब दे दिया, उसको ये भी बता दिया कि उसने उसे क्यों हायर किया था, और कैफ जमाल खामोशी से रकम का पैकेट उठा के वहां से निकल गया, तो बेयर बॉल अपनी जगह से उठा और मेज पे रखा आखिरी अनछुआ कॉफी कप उठा के माहिर के पास आया। वो दोनों अब खिड़की के सामने खड़े थे। एक तरफ स्वीट था और दूसरी तरफ शीशे से नजर आता रोशन शहर। मोमबत्तियां अभी तक जल रही थी और लिवंड्रा और मोतिया की खुशबू वैसी ही फैली थी। गो के उनकी हिस्से मुशामा अब सुन हो चुकी हो। तुम्हारी कॉफी, आज मुझे इसकी जरूरत नहीं है। वो जेबों में हाथ डाले खड़ा बाहर देख रहा था। बियर बॉल ने अफसोस से उसे देखा। तुम अभी से गिल्ट महसूस कर रहे हो माहिर, आगे क्या करोगे? वो खामोश रहा। तुमने कैफ जमाल को सब कुछ सच सच क्यों बता दिया? क्या जरूरी था उसे बताना कि हम कौन हैं और क्या चाहते हैं? माहिर ने अपना चेहरा बियर बॉल की तरफ मोड़ा और अब के वो मुस्कुराया तो उसमें तकलीफ भी थी और उदासी भी।
तुम ने कल रात कहा था कि ये धोखा कि कभी ना कभी खुल जाएगा। एक दिन आएगा जब वो कैफ जमाल की असलियत जान जाएगी और फिर उसे कटहरे में खड़ा करके पूछेगी उसने ये क्यों किया। तुम चाहते हो इस वक्त कैफ जमाल उसे सच बता देगा कि माहिर फरीद उसकी हिफाजत करना चाहता था। माहिर ने इस बात में सर हिलाया। जो नौजवान हमसे पैसे लेकर अपनी कजन और उसकी दोस्त को धोखा दे रहा है वो सच कभी नहीं बोलेगा माहिर। वो अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें विलन बना के पेश करेगा। ये वो आदमी कह रहा है जो केक्स बनाता है। मैंने कहा ना मुझे एक चांस लेना है। मालिक समझता है तुम ये सब इंतकाम के लिए कर रहे हो या शायद इस लाहासिल तलाश के लिए, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ माहिर, तुम ये उस लड़की के लिए कर रहे हो। तुम चाहते हो कि उसके साथ वो ना हो जो हमारी माँ के साथ हुआ था। माहिर ने जवाब नहीं दिया। वो खिड़की से बाहर फैले रोशनदान को देख रहा था। लेकिन जो तुम कर रहे हो वो गलत है। बेयरबिल उसके साथ खड़ा बाहर देखते हुए कह रहा था। और एक दिन वो लड़की दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत माहिर फरीद से करेगी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब वो फरेब के इस खेल को शुरू कर चुका था। अब हम 1.5 माह बाद मई की आखिरी 2 पहरों में से एक में वापस चलते हैं, जब कशमाला मुबीन बियरपॉल फरीद से मुलाकात के बाद वहां से उठ गई थी। उसका रुख लिफ्ट की तरफ था। वो स्याह हील्स से चलती हुई राहदारी में आगे बढ़ने लगी। फर्श स्याह और सफेद टाइल्स से मुज़य्यन था, शतरंज की बसात जैसा। वो इस बसात पे एन लिफ्ट के सामने आ रुकी। उसी पल लिफ्ट के धाती दरवाजे हिस हिस की आवाज के साथ एक दूसरे से जुता हुए। अंदर कैफ खड़ा था, सीने पे बाजू लपेटे, लब भींचे। वो आंखों में एक साथ बहुत से तासुरात लिए उसे देख रहा था। एक लम्हे के लिए वो बिल्कुल शिशद्दर रह गई। कैफ वैसा ही लग रहा था जैसा हमेशा लगता था। स्याह जीन्स पे सफेद शर्ट पहने, माथे पे आगे को गिरते बाल और बढ़ी हुई शेप। लेकिन उसके चेहरे पे कुछ ऐसा था जो पहले वहां नहीं था, शिकवा, बेएतबारी। वो सफेद जोगर्द से चलता उसके ऐन सामने आन रुका। वो लिफ्ट में सवार नहीं हुई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यही सवाल आपसे पूछने आया हूँ कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो दोनों राहदारी में तन्हा थे, शतरंज की बसात पे आमने सामने। मैं माहिर फरीद से मिलने आई थी। और तुम? वो सुकून से बोली। उसने कुछ गलत नहीं किया था। मुझे भी उन्होंने ही बुलाया था, लेकिन सुबह से आपका ऑफ मूड देख के मैंने बात करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन माशाल्लाह इन्हीं लोगों से मुझे मालूम हुआ है कि आपकी मुलाकात जारी है। जहाँ तक मुझे याद है मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ। वो गुस्से में नहीं था। वो शौकी अंदाज में हर लफ्ज पे जोर दे देकर कह रहा था। बॉडीगार्ड हो, बेबी स्टेयर नहीं। और तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी, कॉल कर लेते। आप यूं कैसे इन लोगों से मिलने आ सकती हैं जिनको आप अपना ताक़ुकार समझती हैं? मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। माला का लहजा स्पॉट था, अलबत्ता वो इतनी पुरसुकून नहीं थी जितना खुद को जाहिर कर रही थी। मुझसे कोई गलती हुई है क्या? कैफ ने गौर से उसकी आंखों में देखा। स्याह लिबास वाली लड़की के कानों में पहने स्याह पत्थर चमक रहे थे। मतलब? वो मुड़ के लिफ्ट का बटन दबाने लगी। आप सुबह से मुझसे उखड़ी उखड़ी सी हैं। तुम इतने अहम नहीं हो कैफ मेरी जिंदगी में, और बहुत से मसले हैं, मुझे कहीं पहुंचना है। अगर तुम आ रहे हो तो ठीक, नहीं तो मैं जाऊं। वो गर्दन उठा के LED स्क्रीन पे लिफ्ट के फ्लोर्स देखने लगी। 6, 5। वो नीचे आ रही थी। क्या मिला आपको माहिर फरीद से मिलके? उसका भाई मिला था। उसका कहना है वो मेरा ताक़ुबकार नहीं है, ना वो सिगरेट पीता है, उसके पास लाइटर नहीं होता। लिफ्ट के दरवाजे खुले तो वो अंदर दाखिल हुई। कैफ भी साथ ही अंदर आया। दोनों ने इकट्ठे बटन पे हाथ रखना चाहा। हाथ टुकराए तो माला ने हाथ पीछे कर लिया और गर्दन उसकी तरफ मोड़ ली। क्या मालूम माहिर फरीद का भाई झूठ बोल रहा हो। मुझे उस लड़के को देख के लगा कि ऐसे लोग मेरे ताक़ुबकार नहीं हो सकते। फिर कशमाला ने चेहरा मोड़ के कैफ को गौर से देखा। क्या तुम्हें ऐसा लगता है? वो दोनों लिफ्ट में आमने सामने खड़े थे और उनकी सवारी नीचे जा रही थी। मैं इसकी हिफाजत करना चाहता हूँ ताकि उसके साथ वो ना हो जो एल्बम में मौजूद दूसरी लड़कियों के साथ हुआ है।
मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपने इंटरनेट पे पढ़ा था कि वो साइकोपैथ है। जाहिर है वही आपका ताकुबकार है। मेरा उस लड़की से कोई लेना देना नहीं है, ना मैं उसका ताकुबकार कर रहा हूँ, ना मुझे उसकी जरूरत है। और लोग तो ये भी कह रहे थे कि उसने अपने बाप को मारा है। ऐसा आदमी खतरनाक हो सकता है, वो सोच सोच के बोल रहा था। उसका दुश्मन कोई और है, वही जो मेरा भी दुश्मन है। आप आइंदा माहिर फरीद या उससे मुंसलिक किसी शख्स के करीब नहीं जाएंगी, क्योंकि ये लोग खतरनाक हैं। मैं अपने लिए फैसले खुद ले सकती हूँ कैफ। लिफ्ट के दरवाजे खुले तो वो सन ग्लासेस पहनती बाहर निकली। आगे भी स्याह सफेद मरमरी राहदारी थी, लेकिन ये बलाई मंजिल से ज्यादा रोशन थी, क्योंकि लॉबी की तरफ से धूप आ रही थी। यानी अब आपको मेरी जरूरत नहीं है। स्याह हील्स शतरंज के फर्श पे रुक गई। दिल भी एकदम थम सा गया। आप दिन की रोशनी में अपने ताकुबकार से मिलने जा सकती हैं, यानी आपको उससे डर नहीं लगता। वो पीछे खड़ा कह रहा था। माला उसकी पुश्त किए साकत खड़ी थी। वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकती थी, इसलिए मैं इस जॉब से इस्तीफा दे रहा हूँ। किसी ने माला के दिल को मुट्ठी में दबा के इतनी जोर से भींचा कि उसे लगा अंदर ही अंदर खून निकलने लगा है। वो आहिस्ता से कैफ की तरफ पलटी। वो उससे 3-4 गज के फासले पे खड़ा था। वो साए में था। शीशे की दीवार से आती धूप माला की पुश्त पे थी। मैं मजीद आपके साथ काम नहीं कर सकता। बड़ी शेव वाला नौजवान सफेद जोगर्द से कदम कदम चलता उसकी तरफ आ रहा था। उसकी आंखों में कुछ था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। दुख, सिर्फ दुख। मैंने ये तो नहीं कहा कि तुम जॉब छोड़ दो। माला की आवाज धीमी हुई। आपको मेरी जरूरत नहीं है और अब आप अपने ताकुबकार से मीटिंग भी अकेले कर सकती हैं। ब्रावो। क्या वो मजाक कर रहा था या शिकवा करते हुए जता रहा था? नहीं, वो चौंकी, वो संजीदा था। जैसे आप एतबार टूटने पे लोगों को खुद से दूर कर देती हैं, वैसे ही मेरी भी एक आदत है। वो उसके ऐन सामने आन रुका। सफेद जोगर्स और स्याह हील्स के दरमियान चंद कदम का फासला था। मैं लोगों के पीछे नहीं भागता, अच्छी या बुरी, ये मेरी आदत है। जब मुझे कोई खुद से दूर करे तो मैं रास्ता बदल लेता हूँ। आप मुझ पे एतबार नहीं करती, वरना मुझे साथ लेकर जाती। उसने तरदीद नहीं की, बस उसका चेहरा देखे गई। उसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि वो जॉब छोड़ सकता है। जॉब छोड़ोगे तो क्या करोगे? वो तलखी से मुस्कुराया और सर झुकाया। सफेद जोगर से फर्श को मसला। चंद लम्हे सोचता रहा, फिर उसने चेहरा उठाया तो आंखों का वो दुख अनका हो गया था। अब वो नॉर्मल था। मैं अपना बिजनेस प्लान बनाऊंगा। 15 जुलाई को एक कंपटीशन है, मैं उसमें हिस्सा ले रहा हूँ। मुझे अपने बिजनेस को मनवाने के लिए इस मुकाबले को जीतना है। और अपने कर्जे कैसे उतारोगे? अब्बा का एक प्लाट काफी अरसे से बिक नहीं रहा था, कल उसे बेच दिया है, बयाना मिल गया है। उसने जेब थपथपाई और मुस्कुराया। यानी बटवे में पैसे प्लाट के बयाने के थे। क्या वो सच कह रहा था या उसे मालूम हो गया था कि मैंने उसका बटवा खोला है? वो फैसला नहीं कर सकी, लेकिन उसके कंधों से एकदम मनो बोझ उतर गया। उसे कैफ पे फिर से एतबार करने के लिए एक बहाना चाहिए था। और तुम रोज कई घंटे अपने प्लान पे काम कर रहे थे, उसका क्या? मैंने आपसे झूठ बोला था। मैं नहीं चाहता था कि आप सफूरा की तरह मुझे लूजर समझे। मैंने डेस्क लेने के बावजूद काम नहीं किया। मैं प्रोकास्टिनेट कर रहा था। क्यों? आपकी जॉब की वजह से मैं थक जाता था, इसलिए घर जाके सो जाता था। वो कदरे नदामत से बोला। घर? जी, वो ज़ारा के वालिद का अपार्टमेंट है गुलबर्ग में। वो मुझे पसंद नहीं करते, इसलिए। खैर, उसने बात अधूरी छोड़ दी। उफ, वो उसकी बीवी का अपार्टमेंट था और वो उसे नहीं बताना चाहता था कि वो ससुराल में रह रहा है। कितना बेहतर होता कि उसे पूछ लेती, उसे साफ साफ बता देता। उसे कैफ का बटवा नहीं खोलना चाहिए था। और उसे याद आया उसके पास कैफ का की कार्ड था। वो उसे कैसे वापस करे? माला को शर्मिंदगी सी होने लगी। अगर तुम अपने बिजनेस के लिए मेरी जॉब छोड़ रहे हो तो मुझे कोई शिकवा नहीं। वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। मैं कामयाब हो जाऊंगा, मुझे मालूम है। वो भी धीरे से मुस्कुरा दी और सर को इस बात में जुम्बश दी। उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा था। शतरंज की बसात पे वो दोनों तन्हा थे और खेल खत्म हो चुका था। किसने किसको?
शेफ मात किया था उसे नहीं मालूम था, खुद कैफ को भी नहीं मालूम था। आपका शुक्रिया कशमाला बेबी, आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कह सका, बस माला के एक तरफ से निकल के आगे बढ़ गया। माला उसे देखने के लिए पूरी घूम गई तो दूसरी जानिब से आती धूप तेजी से चेहरे पे पड़ी। एसी की ठंड की वजह से धूप में तपश नहीं थी, लेकिन आंखों की वो इसी तरह चुंधिया गई। वो वहीं धूप में नहाई स्याह सफेद राहदारी में खड़ी दूर जाते कैफ को देखे गई। वो पेंट सप्लाईज खरीद के घर वापस आई तो सलीम लॉन में कैफ की कुर्सी पे बैठा था। वो कार से निकली और माथे पे हाथ का छज्जा बना के उसे देखा। तुम इधर क्यों बैठे हो? सलीम ने चेहरा उठा के उसी बसोरी हुई शक्ल के साथ उसे देखा। क्योंकि कैफ नौकरी छोड़ के चला गया है, साथ ही वो गर्दन भी सहला रहा था। तुम्हें कैसे मालूम? वो अपना सामान लेने आया था, लेकर चला गया। वो चंद मिनट वहीं खड़ी रही, दिल एकदम खाली हो गया था। गायब दिमागी की कैफियत के साथ वो अंदर वापस आई। माँ बेड पे लेटी थी, हाथ में मोबाइल पकड़े वो तकियों के सहारे बैठी माही से वीडियो कॉल कर रही थी। उसे देख के चहक उठी। आ गई मेरी बेटी। अच्छा ये जराबें तो उतार दो, मोहित बार बार पहना देता है, मुझे गर्मी हो रही है। माला सुन रही हो? जी उतारती हूँ। मोहित ने कुछ कहा था इन जराबों के बारे में, मगर उसे याद नहीं आ रहा था। वो माँ के कदमों में बैठी सर झुकाए उसके पांचे ऊपर किए। तंग सफेद जालीदार जराबें पता नहीं क्यों मोहित माँ को पहना देता था। उसने जराबें उतारी और उनको साइड टेबल पे रख दिया। अगर वो अहम हुई तो मोहित खुद ही उनको दोबारा पहना देगा। जराबों का माँ की सर्जरी से क्या ताल्लुक? वो सोफे पे बैठ के हील्स उतारने लगी। माँ मोबाइल पे माही से वीडियो कॉल किए गई। इतने में वक्त भी लॉन्ड्री वाले कपड़े लिए बाथरूम से निकली। फिर माँ के बेड के साथ रुकी, साइड टेबल पे रखी जराबें उठाई और टोकरी में डाल के बाहर निकल गई। उसे नहीं अंदाजा था कि वो माँ को मौत के मुंह में धकेल रही है। कैफ अपार्टमेंट की खिड़की के सामने कुर्सी पे बैठा था, वही कुर्सी जिस पे चंद घंटे कबल बैठा मालिक उसे इस्तीफा देने का हुक्म दे रहा था। उसके जहन के पर्दे पे वो मंजर उभरा। मैं रात से पहले इस्तीफा दे दूंगा, उसने मालिक से वादा किया था। इस्तीफा देकर तुम उस लड़की की जिंदगी से निकल जाओगे। तुम मुझे अपनी जुबान दे रहे हो क्योंकि उसको तुम पे शक पड़ गया है। वो बुरी तरह चौंका और कुर्सी पे बैठे मालिक को देखा। क्या मतलब? पीटीए में जब कोई एम्प्लॉय अपना एक्सेस कोड इस्तेमाल करके किसी का डाटा निकलवाता है तो उस एम्प्लॉय का कोड रिकॉर्ड में हमेशा के लिए महफूज हो जाता है। मैंने तुम्हारे इस नंबर को जेरे नजर रखा हुआ था। हाल ही में तुम्हारे नंबर का डाटा निकलवाया गया है। इस बात का कशमाला से क्या ताल्लुक? जिस ऑफिसर ने डाटा निकाला है वो कशमाला का क्लास फेलो था। दोनों ने साथ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया था। और अब मालिक मुस्कुराया। तुम्हारी लड़की को मालूम है कि तुम इस अपार्टमेंट में रहते हो। उसका एक हाथ बेइख्तियार अपनी जेब पे रेंग गया। माला ने उसको पानी लेने भेजा और पीछे से उसका वॉलेट खोला। स्मार्ट, लेकिन उसे माला को कोई तोजी थमानी होगी इन नोटों की और इस अपार्टमेंट की। वो इज्जत से उसकी जिंदगी से निकलना चाहता था। होटल लॉबी में कशमाला से मिलके उसने अपनी तरफ से सारे झोल दूर कर दिए थे, लेकिन दिल एकदम खाली हो गया था। वो मालिक की बातों में क्यों आ रहा था? ये एक झूठी जिंदगी थी, एक धोखा। वो मजीद इस लड़की के साथ ये नहीं कर सकता था। इन दोनों का कोई मुस्तकबिल नहीं था। उसे उसकी जिंदगी से दूर जाना था। मालिक ठीक कह रहा था। मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ मर्द किसी काम का नहीं रहता। वो मुबीन मंजिल पहुंचा तो असर की अजानें हो रही थी और आसमान पे स्याह बादल जमा हो रहे थे। माला अभी घर नहीं आई थी। वो पेंट सप्लाईज लेने गई थी। कैफ नीचे बेसमेंट की गैलरी तक आया। सलीम अपने कमरे से निकल रहा था। कैफ उसे घूरते हुए आगे आया और उसको गर्दन के पीछे से दबोच लिया। इससे पहले कि हक्का बक्का सलीम मज़ाहमत करता, उसे गुद्दी से पकड़े धकेल के अंदर ले गया और दरवाजा बंद किया। मेरी शिकायतें लगाते रहे हो माला बीबी से, हाँ? उसके कान के करीब होके वो गराया। गर्दन वैसे ही दबोच रखी थी। मुझे छोड़ दो कैफ भाई, मैंने कुछ नहीं किया। सलीम एकदम घबरा गया। क्या कहा है तुमने बीबी से? माला बाजी से कुछ नहीं कहा मैंने।
वो कराहते हुए बोला तो कैफ ने झटके से उसकी गर्दन छोड़ दी। वो तेजी से कमरे के दूसरे कोने में जा खड़ा हुआ और गर्दन सहलाते हुए आंखों में खौफ लिए उसे देखा। उसने कैफ को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था। फिर किससे कहा है? कैफ घराते हुए करीब आ रहा था। वो मोइन भाई आए थे उसी दिन तुम्हारे कमरे में। कैफ रुक गया। उन्होंने जाके ऊपर माला बाजी से कहा कि कैफ का टूथ ब्रश भी नहीं है यहाँ, वो यहाँ नहीं रहता। वो कहाँ जाता है? ऊपर किचन में वो बात कर रहे थे, मैंने इतना ही सुना है। उफ, ब्लडी टूथ ब्रश! मैं पूछ रहा हूँ तुम क्या कहते रहे हो मेरे बारे में? कुछ नहीं कहा। माही बाजी पूछ रही थी कि उस दिन तुम्हारे बारे में। कसम ले लो मैंने कुछ नहीं कहा। तुमने खुद बताया होगा वो कनाडा में होती है, उसे क्या पता यहाँ क्या हो रहा है? सलीम ने गर्दन सहलाते हुए उसे नाराजी से देखा, जैसे ये बात बहुत बुरी लगी हो। उन्हें सात समंदर पार के भी मालूम होता है कि पाकिस्तान के हर घर में क्या हो रहा है। हाँ जी, इससे बात करना फजूल था। वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। गैलरी से अपने कमरे की तरफ जाते उसने सलीम की आवाज सुनी। माही बाजी को सबकी खबर होती है। अच्छा, उसके कमरे में कुछ था ही नहीं जो उसे उठाना था। एक नजर उस जगह को देख के वो सीढ़ियां चढ़ता ऊपर चला आया। माला के आने तक उसे उसका इंतजार करना चाहिए। वो एक आखिरी दफा उससे मिलना चाहता था, लेकिन लॉन में आते ही वो एकदम ठिठक के रुका। माला के कमरे के दीवार गिर खिड़की खुली थी। हब्बस की वजह से हवा के लिए खोल दी गई थी। अंदर पूरे जहां बेगम का बेड लगा नजर आ रहा था। साथ कुर्सी पे एक उधेड़ उम्र खातून बैठी मुस्कुराते हुए उनसे महवे गुफ्तगू थी। वो वहीं रुक के उन्हें देखने लगा। वो उन्हें पहचानता था, ये जियाद की वालदा। वो हुरे जहां से कोई बात पूछ रही थी। दफ्तर खिड़की पे नजर पड़ी तो उसे देख के मुस्कुरा दी। बेटे, मुझे जाए नमाज तो ला दो। आपसे कह रही हूँ सलीम बेटा। कैफ ने दाएं बाएं देखा, फिर अपनी तरफ इशारा किया। उन्होंने इस बात में सर हिलाया। गालिबन पूरे जहां ने उन्हें कहा था कि सलीम से कह दे जाए नमाज लाने को। मोहित ना जाने कहाँ था और सलीम नीचे अपनी गर्दन सहला रहा था। कैफ ने गहरी सांस ली और घर के दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। मालूम था अंदर आने पे उसकी बेइज्जती होनी है, लेकिन चलो एक आखिरी दफा ही सही। लाउंज से उसने जाए नमाज उठाई और माला के कमरे की तरफ आया। दस्तक देकर दरवाजा खोला। वो दोनों खवातीन किसी बात के दरमियान में थी। पूरे जहां मुस्कुरा रही थी और नगीना बेगम जोश से कहे जा रही थी, बस अब मैं मजीद देर नहीं करना चाहती। आप माला का हाथ मेरे जियाद के हाथ में दे दे। मेरा बेटा बहुत सुलझा हुआ, बहुत नेक और ताबेदार है। वो आपकी बेटी को बहुत खुश रखेगा। वो उनका हाथ अपने हाथ में लिए कह रही थी। वो जहां था वहीं खड़ा रह गया, फिर खनकार के आगे आया और जाए नमाज उनके साथ रखी। नगीना बेगम ने पलट के उसे देखा और मुस्कुराई। शुक्रिया बेटे। सलीम मसरूफ था इसलिए मैं आ गया, उसने मुहतात लहजे में कहते हुए पूरे जहां को देखा। वो मुस्कुरा के नगीना की बात पे गौर कर रही थी, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया या शायद नजरअंदाज कर गई। कैफ वापस पलट गया, अलबत्ता कदम मन मन भर के हो रहे थे। मैं माला से बात करूंगी नगीना। जियाद जैसे लड़के तो फिर लाखों में एक होते हैं। वो खुश थी। वो दरवाजा बंद करके बाहर निकल गया। एकदम उसके दिल पे किसी ने जोर का घूंसा मारा था, इतने जोर का कि सांस बंद होने लगा था। वो माला से मिलने आया था, ढंग से खुदा हाफिज कहने, लेकिन अब वो उसका इंतजार नहीं कर सकता था। वक्त बी को किचन में देख के वो रुका और धीमी आवाज में बोला, मैं जा रहा हूँ, कल से काम पे नहीं आऊंगा। वो हैं करती रह गई, मगर कैफ बाहर निकल चुका था। उसकी आंखें जल रही थी और सर दर्द करने लगा था। वो अपार्टमेंट बिल्डिंग पे वापस आया तो रिसेप्शन पे रुका। वहां मौजूद लड़की अब बदल चुकी थी। उसे अपने अपार्टमेंट का लॉक तब्दील करवाने का कह के वो ऊपर आ गया। अपार्टमेंट में आके उसने बत्तियां नहीं जलाई। मगरिब के उतरते ही अंदर अंदर अंधेरा भरने लगा था, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। वो खामोशी से अपने कमरे में आया और वुजू करके उसी अंधेर माहौल में नमाज अदा की। फिर तस्बीह हाथ में लिए वो खिड़की के सामने रखी कुर्सी पे जाके बैठ गया, जहां चंद घंटे कबल मालिक बैठा था। तब से अब तक वो वहीं बैठा था।
अंधेरा भरते ही सड़क पे रवां दवां ट्रैफिक रोशन होने लगी। उसने तस्बीह के दाने गिराने की कोशिश की, लेकिन दिल नहीं लग रहा था। वो वहीं बैठा बस खामोशी से नीचे गुजरते ट्रैफिक को देखे गया। ज्यादा देर नहीं गुजरी जब सुबह से इकट्ठे हुए स्याह बादल बिला आखिर बरसने लगे। पानी धारों की सूरत अपार्टमेंट बिल्डिंग से टकराने लगा। ऐसी तेज बौछार थी कि खुदा की पनाह। वो अपनी जारो कतार रोती हुई खिड़की को देखे गया, बिल्कुल खामोशी से। उसे कुछ देर एक ऐसे ताल्लुक के टूटने का शौक मनाना था जो कभी बना ही ना था। और फिर उसने गर्दन मोड़ के मेज पे बिखरी चीजों को देखा। फिर उसे अपने काम में मसरूफ हो जाना था। आज की रात सोग के ना। यही बारिश मुबीन मंजिल की खिड़कियों पे भी बरस रही थी। सियाह सफेद लिबास वाली लड़की स्टूडियो की खिड़की में बैठी दीवार से सर टकाए शीशे पे पड़ती पानी की बूंदों को देख रही थी। कानों में हैंड्स फ्री लगे थे, जिनसे माही की आवाज समातों में उतर रही थी। माँ कह रही थी, आज नगीना आंटी आई और उन्होंने तुम्हारा रिश्ता मांगा। माला खिड़की के शीशे पे लड़खते कतरे देख रही थी। जब कोई कतरा नीचे गिर के फना हो जाता तो वो पलके उठा के किसी दूसरे कतरे का ताकुब करने लगती। हाँ, मैंने सुना था, वो यूं बोली जैसे आम सी बात हो। तुम्हें हैरत नहीं हुई? नहीं, मुझे अंदाजा था कि ज़ियाद मुझ में इंटरेस्टेड है। ये जल्द या बदेर होना था। तुम ज़ियाद के लिए हाँ कर दोगी? हाँ, क्योंकि वो एक काबिल इंसान है, इसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन मैंने लेकिन नहीं कहा। तुम्हारी बात लेकिन की तरफ जा रही है। पता नहीं माही। माला ने सीने पे मुट्ठी रखी। मेरा दिल ऐसा लगता है जैसे जल रहा हो, जैसे अंदर आग सी लग गई हो। और ये कब से है? जब से कैफ ने कहा कि वो जॉब छोड़ के जा रहा है। माला, माही हक दक रह गई। तुम्हें कैफ पसंद है? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे भी वो शादीशुदा है। बिल्कुल, किसी शादीशुदा आदमी के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, सवाए अर्तुगरुल के। मगर माला उसकी बात नहीं सुन रही थी। उसका दिमाग कहीं और अटका हुआ था। मैं बहुत उदास हूँ, मुझे गुस्सा है शायद। उसने कहा था वो मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, और अब वो एकदम से मुझे छोड़ के चला गया। उसने खुदा हाफिज कहे बिना कॉल काट दी। स्टूडियो अंधेर था और इस अंधेरे में बैठी बाहर गिरती बारिश देखती रही। फिर मोबाइल की स्क्रीन रोशन की। अंधेरे में उसका चेहरा चमकने लगा। उसने कैफ के नंबर पे कॉल मिलाई। उसे नहीं मालूम था कि उसे क्या कहना था, लेकिन उसे कुछ तो कहना था। अपार्टमेंट की खिड़की के साथ कुर्सी पे बैठे कैफ ने बेल बजने पे चेहरा झुका के मोबाइल को देखा। ग्रीन आइज कॉलिंग। वो उदासी से मुस्कुरा दिया। वो लोगों के नाम अपने फोन में ऐसे ही महफूज करता था। कैफ ने घंटी बजने दी, यहाँ तक कि वो बज बज के खामोश हो गई। फिर उसने पावर का बटन दबा के फोन ऑफ कर दिया। फिर दूसरी जेब में हाथ डाला और उसी रिंग और मॉडल का मोबाइल निकाला और स्क्रीन रोशन की। मिस्ड कॉल्स, मैसेजेस, नोटिफिकेशन की भरमार थी। ये उसका दूसरा फोन था, जो उसकी असल जिंदगी थी। जो फोन उसने बंद किया था उसमें सिर्फ माला और उससे जुड़े लोगों के नंबर फीड थे। ये दोनों फोन हर वक्त एक साथ उसके पास होते थे। उनके कवर भी एक जैसे थे। उसे माला वाला फोन अब नहीं खोलना था। उसे उस लड़की से दूर रहना था। वो मजीद उसकी हिफाजत नहीं कर सकता था। उसने माथे को हाथ लगाया तो महसूस हुआ उसे बुखार हो रहा है। कुछ ना खाने की वजह से कमजोरी भी महसूस हो रही थी। वो वहां से उठा और लाउंज के 3 सीटर पे जाके लेट गया। जूते अभी तक पैरों में थे। वो जूते उतार के अपार्टमेंट में दाखिल हुआ करता था क्योंकि उसे सफाई पसंद थी, लेकिन आज उसने जूते भी नहीं उतारे थे। वो वहीं लेटा बारिश की शीशे से टकराने की आवाजें सुनने लगा और उनको सुनते सुनते कब सो गया उसे मालूम ना हुआ। माला ने स्टूडियो की बत्तियां रोशन की तो एकदम खिड़की अंधेर नजर आने लगी। बाहर का मंजर स्याह पड़ गया। अब सिर्फ खिड़की पे कतरे गिरते दिखाई दे रहे थे। थोड़ी देर बाद वो पुराने ट्राउजर शर्ट में मलबूस स्टूडियो के फर्श पे आलती पालती किए बैठी थी। माथे पे सब्ज सिल्क का रुमाल लपेट के गर्दन पे गिरा लगा रखी थी। सामने पेंट ब्रशेस और नया सफेद पैलेट रखा था। 4 हफ्तों में सिर्फ पेंटिंग बनाई जा सकती है, आर्ट नहीं। माला ने सर झुकाए ट्यूब से सफेद एक्रिलिक पेंट पैलेट पे निकाला।
फिर स्याह ट्यूब उठाई। उसे आज सिर्फ सफेद और स्याह को मिक्स करना था। आर्ट बनाने के लिए कोई डेडलाइन नहीं रखी जा सकती। कैफ की आंख खुली तो वो सोफे पे औंधा लेटा था। एक बाजू नीचे गिरा हुआ था, जिस्म गर्म और सर भारी हो रहा था। बदवक्त वो उठा और सोफे का सहारा लेकर खड़ा हुआ, क्योंकि आर्ट खुशी से नहीं तख्लीक किया जा सकता। फर्श पे आलती पालती किए बैठी लड़की अब स्याह पेंट को सफेद पैलेट पे निकाल रही थी। फिर उसने राउंड एज ब्रश उठाया और पेंट्स को मिक्स करने लगी। उसके चेहरे पे मखमूम मुस्कुराहट थी। ना ही आर्ट पैसे कमाने के लिए होता है। वो बदवक्त किचन तक आया, सर दर्द से फटा जा रहा था। उसने एक मग कॉफी मेकर के नीचे रखा और कैप्सूल अंदर डाला, बटन दबाया और खुद किचन सिंक की तरफ आया। अब वो गर्दन झुका के चेहरे पे पानी डाल रहा था। अंदर लगी आग कदरे ठंडी हुई। आर्ट बनता है दर्द से। माला अब खिड़की के सामने खड़ी थी। ब्रश को किनारे से पकड़े उसे नरमी से शीशे पे फेर रही थी। शफाफ शीशे पे सुरमई रंग की पहली स्ट्रोक ने जलते दिल को ठंडा कर दिया था। आर्ट बनता है टूटे दिल से। वो गीले चेहरे के साथ कॉफी मग उठाए लॉन्ग रूम में वापस आया। बड़ी मेज के करीब उसने मग रखा और कपड़ा उठा के एक तरफ उछाल दिया। कपड़े के नीचे रखी शय उसकी मुंतजिर थी। उसके लिए जहन के तख्लीकी हिस्से का शोर से खाली होना जरूरी है। वो खिड़की के साथ खड़ी बहुत इन्हामाक से शीशे पे बारिश के कतरे बना रही थी। उसका जहन हर किस्म की आवाजों से खाली था। कैफ ने पेंट ब्रश उठाया और सुर्ख रंग की ऑयल पेंट की डब्बी उठाई। ढक्कन खोला तो पेंट की बू सारे में फैल गई। उसने ब्रश अंदर डुबोया और फिर झुक के मेज पे मौजूद शय पे ब्रश फेरने लगा। उस चीज का रंग खाकी से बदल के सुर्ख होने लगा। उसका जहन अब हर किस्म के शोर से खाली था।